कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल establishes a relationship between investment risk and a expected return. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो डिजाइन किया गया है जो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में एक ताल्लुक या रिलेशनशिप जो है ना वो कायम करता है। उसीली तौर पर जिंदगी का एक जनरल सा प्रिंसिपल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। ये उसूली जिंदगी का एक प्रिंसिपल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। इसका मतलब ये हो गया कि लेट से इसकी मिसाल ले लेते हैं। आप जॉब करते हो ना, तो लो रिस्क होता है लेकिन लो रिटर्न होता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं बिजनेस करता अपने पैसे लगाता और मैं अपना धंधा करता, अपना बिजनेस करता, अपना कारोबार करता, दुकान खोलता, कुछ भी करता, तो उसमें पैसे डूब सकते थे। मैं जो घर से पैसे लेकर आया हूँ, यानी कि जो मैं कैपिटल लेकर आया हूँ, वो भी हो सकता था कि डूब जाए, ऐसा पॉसिबल था। जॉब में क्या होता है, कोई इन्वेस्टमेंट होती है बंदे की, सिर्फ वक्त की इन्वेस्टमेंट होती है, टाइम जाहिर सी बात है वो अपना बेच रहा होता है सैलरी के अगेंस्ट। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसके घर के पैसे तो नहीं डूबेंगे, तो रिस्क यहाँ पर कम है। यहाँ पर लो रिस्क है, बिजनेस करने में हाई रिस्क है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर लो रिटर्न है और यहाँ पर हाई रिटर्न है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जब आप जॉब करते हो तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट पर एग्री कर लेते हो कि भाई इतने रुपए मैं लूंगा और इतने घंटे काम करूंगा और इतने दिनों में हफ्ते में काम करूंगा, इस तरह से एक बात तय हो जाती है। अब कंपनी करोड़ों कमाए, सैकड़ों कमाए, लाखों कमाए, जो भी हो जाए, कंपनी जितना भी कमा रही हो, आपको आपकी सैलरी ही मिलेगी। आपको उससे ज्यादा आपको उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको आपकी सैलरी मिलेगी, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस के डूबने के चांसेस भी ज्यादा हैं, आपका लगाया हुआ पैसा भी जाया हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जो रिटर्न होगा वो भी, जब मुनाफा सामने आएगा, तो वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो लिखा हुआ है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। इन्वेस्टमेंट का रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में एक ताल्लुक कायम करता है। It assumes that investors hold diversified investment portfolio and are therefore concerned with systematic risk only and not unsystematic risk. अगेन वही वाली बात कि ये मॉडल एक अजम्पशन पर चलता है, और वो अजम्पशन ये है कि जो भी इन्वेस्टर होगा उसके पास एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होगा। यानी कि एक ऐसा पोर्टफोलियो होगा या उसकी इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से होंगी कि हर जगह उसने पहले ही ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करे हुए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो कंसंट्रेटेड हो, सिंगल जगह हो, एक ही जगह पर उसने सारा पैसा अपना लगाया हो। तो इसीलिए वो कहता है देयरफॉर कंसर्न विद सिस्टमैटिक रिस्क ओनली, इसीलिए इन्वेस्टर सिस्टमैटिक रिस्क के साथ कंसर्न होगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क के साथ कंसर्न नहीं होगा। ये हमारी अजम्पशन है। तो हमें उसको कंपनसेशन भी सिस्टमैटिक रिस्क की देनी होगी, क्योंकि यही वो रिस्क है जो ये इन्वेस्टर ले रहा है। An investment may have higher systematic risk than market portfolio. This means that when average market return rises, the return from that particular investment rises by an even larger amount and vice versa. Lower systematic risk than market portfolio. This means that when average market return rises, the return from that particular investment rises but a smaller amount and vice versa. अच्छा, अब ये क्या है सर? देखो, सिस्टमैटिक रिस्क का क्या मतलब है? एक ऐसा रिस्क जो सारी की सारी चीजों को इम्पैक्ट करे। उसकी एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल हमने पढ़ी, इन्फ्लेशन। इसकी एग्जाम्पल में हमने एक इन्फ्लेशन की एग्जाम्पल पढ़ी। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन का मतलब है चीजों का महंगा हो जाना। जब चीजें महंगी होंगी, जब प्राइजेस अप होंगी, इंक्रीज होंगी, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है, यानी कि जो चीजें आप मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, जो चीजें आपको चाहिए, वो क्या हो जाएंगी सर? वो रिड्यूस हो जाएंगी। जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा ही है ना? लेकिन
इस चीज का भी ख्याल रखना कि देखो जब इन्फ्लेशन होगी, प्राइसेस इंक्रीज होंगी, डिमांड कम होगी, ये बात सही है, बट इसका इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री पर एक जितना होगा ये जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर सारी चीजें इंक्रीज हो जाए, प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, तो नेसेसिटी जो है ना, नेसेसिटीज, वो उन पर इम्पैक्ट इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होगा, इनसेंसिटिव इम्पैक्ट होगा। और जो लग्जरीज हैं, जो लग्जरी हैं, उन पर एक सेंसिटिव इम्पैक्ट होगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब देखो, अगर चीजें महंगी हो गई, अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आई, अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आई, तो लोग अगर लेट से पहले 2 रोटी खाते थे, तो अब हो सकता है कि 2.25 रोटी खा लेंगे। लेकिन खाना खाना तो उनके लिए जरूरी है, एक नेसेसिटी है। बट लेट से अगर वो साल में 2 बार फार्म हाउस जाते थे, साल में वो 2 बार फार्म हाउस जाते थे, अब बहुत ज्यादा महंगाई है, तो वो 2 के बजाय 1 बार या शायद एक भी बार फार्म हाउस नहीं जाएंगे, पिकनिक पर नहीं जाएंगे। कहने का मकसद ये, यानी कि देखिए ना, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मैं कम कर सकता हूँ। भाई महंगाई आएगी तो ऐसा थोड़ी है कि मेरा जो पेट है वो भी छोटा हो जाएगा, खाना तो खाना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर महंगाई आएगी तो मैं रेस्टोरेंट नहीं जाऊंगा, घर पर खाना प्रेफर करूंगा। या पहले अगर हफ्ते में 3 बार मैं रेस्टोरेंट में खाना खाता था, बाहर खाना खाता था, होटल में खाना खाता था, बहुत सारा खर्चा करता था, अब 3 के बजाय 1 बार जाऊंगा। लेकिन जब किसी लग्जरी की बात आती है, तो अगर महंगाई होगी तो हो सकता है कि वो लग्जरी आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दो या बहुत ज्यादा कम कर दो। तो अब जरा यहाँ पर जरा दोबारा से पढ़ें, हायर सिस्टमेटिक रिस्क देन मार्केट पोर्टफोलियो। अच्छा सर, मार्केट पोर्टफोलियो का क्या मतलब है? एवरेज। तुम समझ लो, एक मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है ना। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने खाना खाना है, फूड, उसको शेल्टर चाहिए, घर, उसने पिकनिक पे जाना है साल में कुछ 1-2 बार, उससे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। एक बंदे के हिसाब से मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो ये कंपनी के हिसाब से या एक इन्वेस्टर के हिसाब से मिसाल होगी कि इन्वेस्टर ने यहाँ भी इन्वेस्ट किया, यहाँ भी इन्वेस्ट किया, यहाँ भी इन्वेस्ट किया। पूरी मार्केट की बात हो रही है, जिसमें ऑयल कंपनीज भी आ गई, जिसमें फूड कंपनीज भी आ गई, जिसमें बैंक्स भी आ गए। इसी तरह से एक इंसान के लिए, एक आम बंदे के लिए अगर बात करें, तो भाई आम बंदा जो है वो खाना खाएगा, घर में रहेगा, उसको पिकनिक पे जाना होगा, उसको बाइक में पेट्रोल डलवाना होगा, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना होगा ट्रैवलिंग के लिए, ये उसके खर्चे होंगे। उसके बच्चों की स्कूल की फीस होगी, ये उसके खर्चे होंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भाई महंगाई आ गई, हायर सिस्टमेटिक रिस्क देन मार्केट पोर्टफोलियो, लेट से एवरेज, एक एवरेज जो है ना, एक हम नंबर से इसको डिनोट कर देते हैं, लेट से एवरेज है 1। This means that when average market return rises, the return from that particular investment rises by an even larger amount and vice versa। यानी कि क्या चीजें ज्यादा सेंसिटिव हैं टू मार्केट सिस्टमैटिक रिस्क और क्या चीजें कम सेंसिटिव है। वो ये कहते हैं कि लेट से आपके पास मार्केट का एक पोर्टफोलियो है, लेट से आपके पास जो है ना वो एक गैस की कंपनी का शेयर भी है, एक ऑयल की कंपनी का शेयर है, एक फूड की कंपनी का शेयर है। अब लेट से सिस्टमैटिक रिस्क इंक्रीज हो गया, सिस्टमैटिक रिस्क इंक्रीज हो गया, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न। हाई रिस्क हाई रिटर्न का मतलब ये है कि लोगों ने बोला कि भाई क्योंकि अब रिस्क ज्यादा हो गया चीजों में, तो हम 2% का रिटर्न जो है ना वो एवरेज पूरी मार्केट की सारी सिक्योरिटीज में ये बात फैल गई कि हर सिक्योरिटी वाला जो है ना वो 2% रिटर्न जो है वो ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, जो भी शेयर होल्डर है। कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें इन्वेस्टर्स 2.5% ज्यादा मांग रहे होंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें इन्वेस्टर्स 1.75% ज्यादा मांग रहे होंगे। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री पर उसकी एप्लीकेबिलिटी सेम हो। जिस तरह से एक इंसान की जिंदगी में अगर महंगाई आ जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उसने पिकनिक पे जाना जो है वो 50% कर दिया, तो खाना खाना भी 50% कर दे। हाँ ठीक है, पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट होगा, लेकिन कुछ चीजों को ज्यादा इम्पैक्ट होगा, कुछ चीजों को कम इम्पैक्ट होगा। तो वही बात यहाँ पर और यहाँ पर मेंशन है। लोअर सिस्टमैटिक रिस्क देन मार्केट पोर्टफोलियो, एवरेज से कम सिस्टमैटिक रिस्क हो गया। दिस मींस दैट व्हेन एवरेज मार्केट रिटर्न राइजेस, द रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट राइजेस बट एट अ स्मॉलर अमाउंट एंड वाइस वर्सा। इसको अभी हम नीचे अप्लाई करते हैं, इसको अभी हम हमारे पास जो है ना कुछ डेटा आ रहा है, उस पर अप्लाई करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब है।
सिस्टमैटिक रिस्क इज मेजर्ड एज अ बीटा फैक्टर। अच्छा सर, बीटा फैक्टर क्या हमें कैलकुलेट करने को आएगा? नहीं, नहीं आएगा। बस बीटा फैक्टर फॉर टाइम बीइंग आपके लिए, अभी के लिए आपके लिए एक नंबर है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, 1 2 3, एक पर्टिकुलर वैल्यू है, वो आपको सवाल में दी जाएगी जिससे सिस्टमैटिक रिस्क मेजर होता है। This is a measurement of the systematic risk of a particular investment in relation to the systematic risk of the market portfolio as a whole. Formula for the capital asset pricing model used to calculate the expected return from a security. Cost of equity is equal to risk-free rate of return plus beta factor into average return on market investment minus risk-free rate of return. और मार्केट प्रीमियम के बारे में लिखा हुआ है एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट्स माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब जरा इसको हम लोग जो है ना वो समझते हैं। देखें, कैपेम या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपेम या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हमें ये कहता है कि के ई या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में आप ऐड कर दो बीटा फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा लिख दूं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यूं लिखा जाता है, बीटा फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं ये मैं समझा देता हूं। कभी कभी ये ऐसे भी कैलकुलेट हुआ होगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम। तो इसका मतलब ये हो गया कि कभी रिस्क प्रीमियम दिया हुआ होगा, कभी मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ होगा। अच्छा, अब जरा एक एक करके चीजें समझते हैं। सबसे पहले रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आरएफ क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न या आरएफ का मतलब ये है कि वो रिटर्न जो मैं बड़े आसानी से कोई रिस्क लिए बगैर हासिल कर सकता हूं पैसे इन्वेस्ट करके। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न की परसेंटेज है जो मैं हासिल कर सकता हूं बगैर किसी रिस्क लिए। जनरली हम एज्यूम करते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट में हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, वो रिस्क फ्री होती हैं, गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा। और लेट्स से एक कंपनी है, एक कंट्री है, उस कंट्री में गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे मिलने वाला जो रेट ऑफ रिटर्न है ना वो 10% है, तो ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होगा। यानी कि ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो आम हालात में गवर्नमेंट दे रही है लोगों को। आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आप गवर्नमेंट को पैसे दो, गवर्नमेंट आपको साल के 10% रिटर्न दे देगी। इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करते हैं कि अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री विल नेवर डिफॉल्ट, गवर्नमेंट विल नेवर डिफॉल्ट, ये हमारी अजम्पशन होती है। तो इसका मतलब ये कि मेरा पैसा कभी डूबेगा नहीं, कोई पैसा लेकर भागेगा नहीं। दूसरा, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? देखिए, आप स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हो? आप स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हो? आप जो है वो गवर्नमेंट को ही उधार दे दो ना। नहीं सर, हम स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अगर गवर्नमेंट के बॉन्ड से 10% का रिटर्न मिल रहा है ना, तो स्टॉक मार्केट में रिटर्न 10% नहीं होगा, हो सकता है 15% होगा, 16% होगा, 14% होगा। ज्यादा होगा? हाँ ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सर ये चीज जो ऊपर लिखी है आपने, ये है लो रिस्क लो रिटर्न। रिस्क तो है ही नहीं, पैसे डूबेंगे ही नहीं, तो रिटर्न भी कम मिलेगा। लेकिन जब मैं किसी कंपनी में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं तो हाई रिस्क हाई रिटर्न हो जाता है, यानी कि वहां पर रिस्क भी ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। इसीलिए, क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में कभी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो इस चीज का डर होता है, इस चीज का शक होता है, इस चीज का शुबा होता है, इस चीज का आपको खौफ होता है कि आपके पैसे डूब सकते हैं। कंपनी अगर डिफॉल्ट कर गई, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, पैसा डूब गया। अच्छा सर, ये 15% किसी एक कंपनी का होगा? नहीं, इस फॉर्मूले में आप एवरेज लेते हो, इस फॉर्मूले में आप एवरेज लेते हो। भाई कोई कंपनी जो है वो 16% दे रही होगी, कोई कंपनी 15% दे रही होगी, कोई कंपनी 14% दे रही होगी, कोई कंपनी 17-16.5% दे रही होगी, कोई कंपनी 13.5% दे रही होगी, कोई और कंपनी 15% दे रही होगी। XYZ बहुत सारी कंपनीज होंगी, इन सबको ऐड कर कर एक तरह से एवरेज दिया जाता है। उसकी डिटेल में नहीं जाओ, लेकिन एवरेज होता है। तो सर सारी कंपनीज एक बराबर नहीं देती? नहीं, कुछ ज्यादा कुछ कम देती हैं।
अच्छा सर, रिस्क प्रीमियम क्या चीज है? रिस्क प्रीमियम कैसे आया? भाई देखो, मैं रिस्क क्यों ले रहा हूँ? रिस्क इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट में मुझे 15% का रेट मिल रहा है, और रिस्क नहीं लेता तो 10% का मिल रहा था। यानी कि रिस्क लेने की वजह से मुझे 5% का ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। इसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। इसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। रिस्क लेने की वजह से 5% का रिटर्न ज्यादा मिलना, इसको हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। बात समझ में आ रही है? यहां तक ये तीन टर्म्स क्लियर है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और रिस्क प्रीमियम। तो ये भी समझ आ गया, ये भी समझ में आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। अच्छा, अब एक और चीज, बीटा फैक्टर। देखो, बीटा फैक्टर जो है ना, वो इन इटसेल्फ बहुत लंबी कहानी है, समंदर है। बीटा फैक्टर भी दो तरह के होते हैं, एक बीटा एसेट होता है, एक बीटा इक्विटी होता है। बहरहाल इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर वक्त आप ये समझ लो कि बीटा फैक्टर जो है ना, वो ये बताता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें क्या एवरेज एवरेज जो मार्केट में रिस्क होता है उतना ही रिस्क है, क्या वो कंपनी हाई रिस्क है, क्या वो कंपनी लो रिस्क है। जैसे कि हमने कहा ना कि भाई, अगर मैं किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं जिसके पूरे कराची में तंदूर लगे हुए हैं, रिस्क ही नहीं है, इन्फ्लेशन आएगी फिर भी लोग रोटी खाएंगे। मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जिसके मुख्तलिफ फार्म हाउसेज हैं, रिस्क है, रिटर्न भी ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी इस बात का है कि वो फ्लॉप हो गया या बहुत ज्यादा महंगाई आ गई तो वहां पे लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो लग्जरी है, वो नेसेसिटी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है वहां पर वो लोग आए। और एक एवरेज होगा, एक मुनासिब सी कंपनी है जो चलती रहेगी, ना बहुत कोई छक्के मारेगी, ना टुक टुक करेगी। तो आप देखो, ये बीटा जो है ना, ये इस चीज को मेजर करता है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत कम रिस्क है, या एवरेज रिस्क है। अगर कोई कंपनी एवरेज रिस्क वाली होगी उसका बीटा 1 होगा, फिल वक्त ऐसा समझ लो। बाकी इसकी डिटेल्स बहुत सारी हैं। अगर कंपनी कोई हाई रिस्क होगी तो उसका बीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर कंपनी लो रिस्क होगी तो उसका बीटा लेस देन 1 होगा। अब मिसाल ले लो, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न 15% है। आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका बीटा जो है ना वो 1 है, तो आप क्या के ई एक्सपेक्ट करोगे? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। 15 - 10 यानी कि 5%, मल्टीप्लाइड बाई 1 5, प्लस 10 यानी कि 15%। अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिसका बीटा फैक्टर 1.2 है, तो उसका मतलब ये है कि ये ज्यादा रिस्की कंपनी है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? 10% प्लस 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 15% माइनस 10%। तो ये आ जाता है आपका कितना? 16% आ जाता है। ठीक है जी। अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका बीटा जो है वो 0.8 है, तो उस केस में हो जाएगा 10% प्लस 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 15% माइनस 10%। ठीक है, 5 × 0.8 प्लस 10 यानी कि 14%। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, क्लियर है बात? तो अगर कंपनी में रिस्क उतना ही है जितना एवरेज मार्केट का रिस्क है, तो 15% आंसर आएगा। अगर कंपनी में एवरेज से ज्यादा रिस्क है, तो आंसर जो है वो 15% से ज्यादा आएगा, क्योंकि आप एवरेज से ज्यादा रिस्क ले रहे हो। और अगर कंपनी में एवरेज से कम रिस्क है, तो जो के होगा वो 15% से भी कम आ रहा होगा। तो ये थोड़ा सा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का ओवरव्यू था और इसके फॉर्मूले का। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी।